राष्ट्रपति शासन हटने के साथ ही शपथ ग्रहण का रास्ता साफ। उमर अब्दुल्ला को अब जल्द मिलेगा सरकार के गठन का न्योता। एकजुटता व मजबूती का संदेश देने की तैयारी में इंडिया गठबंधन। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं कई दलों के बड़े नेता। नंबरदारों और चौकीदारों को नई सरकार से आस। मानदेय में अब बढ़ोतरी किए जाने की जगी उम्मीद। 1500 रुपए मानदेय पर ले रहे नंबरदार और चौकीदार। डोडा में अहम बैठक कर कई मांगों पर मंथन कर रहे हैं। विजयपुर पुलिस ने चोरों के गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 बिना नंबर की बाइक, इलेक्ट्रॉनिक सामान किया बरामद। दोनों की गिरफ्तारी से चोरी के कई मामले हल किए। डोडा में एक बार फिर हरा सोना जलकर राख। तलेला के जंगलों में भीषण आग ने मचाई भारी तबाही। 9 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बुझी आग की लपटें। वन विभाग की कार्यप्रणाली पर फिर लगे सवालिया निशान। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में 6 साल से लागू राष्ट्रपति शासन हटने के साथ ही मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। अब उपराज्यपाल नई सरकार के गठन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को जल्द न्योता दे सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन एकजुटता और मजबूती का संदेश देने की तैयारी में है। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ ही कई राज्यों के सीएम को न्योता भेजा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर यह भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यसभा की 4 सीटों के लिए करवाए जाने वाले चुनाव में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन बाजी मार सकता है। इन चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन 3 जबकि बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। तो देखिए, जिस तरह से राष्ट्रपति शासन को हटाया गया है, इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। कल ये प्रस्ताव जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से केंद्र सरकार के सामने रखा गया था और 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन को हटाकर अब जो यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। विनोद कुमार हमारे वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, राष्ट्रपति शासन लंबे समय से जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला और आखिरी बार जब सरकार थी 2018 तक, उसके बाद राष्ट्रपति शासन जम्मू में लगा। हमने हर परिस्थिति को जम्मू कश्मीर के अंदर देखा। धारा 370 हटे, उसके बाद क्या कुछ चीजें यहां पर रहीं, ये तमाम चीजें देखी हैं। अब जाकर एक सरकार बनने जा रही है जो डायरेक्ट लोगों से चुनी हुई सरकार है और लोगों ने जिसे वोट दिया है वो सत्ता में बैठेंगे। ये परिवर्तन आप थोड़ा सा इसका आकलन करें और कैसे ये जानकारी हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। शीतल, ये एक ऐतिहासिक ओथ सेरेमनी होगी। आप बड़े ध्यान से देखेंगे 5 अगस्त 2019 के बाद जो संवैधानिक बदलाव हुआ, हम सब जानते हैं 370 में अमेंडमेंट हुई और 35 को रिपील किया गया। उसके बाद पहली मर्तबा एक संविधान एक झंडे के तले ये ओथ सेरेमनी जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। और इस ओथ सेरेमनी का और भी महत्व बढ़ जाता है कि 239A के तहत यहाँ पर यूटी बनी है और जिसमें आकार जो है मंत्रिमंडल का वो बड़ा कम होगा। अमूमन हमने बहुत सारी ओथ सेरेमनी कवर्स की है और उसमें इतने लंबे मंत्रियों के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होता था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब हमारे पास एक चीफ मिनिस्टर होगा और उसके बाद 9 जो है दूसरे मिनिस्टर्स होंगे। कुल मिला के संख्या 10 की होगी। फिर उसके बाद आपका स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा, उनको भी जो प्रोटोकॉल दिया जाता है वो दिया जाएगा और साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन को भी एक प्रोटोकॉल दिया जाता है। आकार छोटा होगा। पहली मर्तबा जून 2018 के बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट आपको मिलने जा रही है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लिहाज से, जम्मू कश्मीर की जनता के लिहाज से ये ओथ सेरेमनी जो है ऐतिहासिक होगी। ठीक है, बिल्कुल सेरेमनी ऐतिहासिक होगी, लेकिन लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से देखा जाए विनोद जी, तो इस सरकार के पास क्या वो स्वतंत्रताएं रहेंगी जो लोगों के हित में होंगी या लोगों के लिए काम करवाए जाएंगे? क्योंकि जो शक्तियां हैं वो शिफ्ट कर दी गई हैं एलजी की तरफ और एलजी के हाथ में बड़ी चीजें होंगी। सवाल ये उठता है कि पहले भी शक्तियां एलजी के पास थी जी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब लोगों के जीते हुए प्रतिनिधि
उनके समक्ष होंगे। ठीक है। लोग अपनी समस्या को लेकर के उनके घर में सुबह जाकर के भी नॉक कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि इस तरह की दिक्कतें उनको फेस करने में आ रही हैं और वो दिक्कतें लेकर के राज्यपाल के पास जा सकते हैं। जैसे कि अगर राष्ट्रपति शासन रहता और ये जो हमारे जो एमएलएज हैं इनके पास भी पावर्स तो रहेंगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं रहेंगी, लेकिन ये आवाम की दिक्कतों को उपराज्यपाल तक और अपने तक ले जा सकते हैं और उनका रिड्रेसल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बदलाव। विनोद जी, एक सवाल है, असेंबली का कितना बड़ा रोल रहेगा और कितना बड़ा रोल इस यूटी में रहता है, खास तौर पर असेंबली जहां पर सब विधायक आते हैं, अपनी बात को रखते हैं और उसके बाद अगर कोई सरकार की तरफ से बिल पेश होता है तो क्या वो एलजी के पास जाना जरूरी है, उसके हस्ताक्षर जरूरी हैं, एलजी की सहमति जरूरी है और इसमें असेंबली का कितना बड़ा रोल है? देखिए, कोई भी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन हो ना हो, ये यूटी बनी हो या नहीं बनी हो, 239 हो या ना हो, ये जरूरी होता है कि कोई भी प्रस्ताव, कोई भी बिल पास होता है तो उसको आखिरी मुहर जो है वो राज्यपाल लगाया करते थे, अब उपराज्यपाल को लगानी है। लेकिन ये है कि जो विधानसभा होती इसको हम कानून साज कहते हैं, इनका काम होता है कि कानून बनाना और वो उनका काम रहेगा लोगों की समस्याओं का निवारण करने के साथ साथ कानून बनाना और वो कानून ऐसे बनाना जो पब्लिक के हित में हो। तो मुझे लगता है जितना इंटरफेरेंस वो बताया जा रहा है, कल भी स्टेटमेंट आया था कि पावर्स तो कुछ एलजी के पास रहेंगी, पावरफुल तो एलजी ही रहेंगे, लेकिन ये भी है, इनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता जो जीत करके 90 नुमाइंदे हमने असेंबली में भेजे हैं। अब विपक्ष की बात करें विनोद जी, बीजेपी विपक्ष के तौर पर सामने दिखाई दे सकता है, एक बड़े मैंडेट के साथ बीजेपी सामने आया है, जम्मू में काफ़ी सीटें जीती हैं, एक मजबूत विपक्ष देखा जा सकता है, तो विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इतना सुदृढ़ विपक्ष आया है। अगर हम गिनती करें, नामों की गिनती कर रहे हैं, बीजेपी के 29 एमएलएज हैं और पीडीपी के 3, चलिए पीडीपी मान लेते हैं कि साइलेंट भी रहते, लेकिन 29 एमएलए इतने तजुर्बाकार हैं इनमें से कुछ कि आप सोच नहीं सकते। एक अच्छी सरकार की अगर कल्पना की जाए तो उसमें मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका, अगर मजबूत विपक्ष विनोद जी, रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर, मनोनीत किए जाने वाले 5 विधायकों पर आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है मनोनीत विधायकों पर और कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने याचिका दायर की थी जो मनोनीत विधायक किए जाने थे, उसको लेकर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक है। अभिषेक मनु सिंह भी मामले पर अपना पक्ष रखेंगे और इसमें अहम सुनवाई होगी, बहुत महत्वपूर्ण। और इस वक्त दुनिया की नजरें जम्मू कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर की सियासत पर है, जम्मू कश्मीर की इस वक्त वर्तमान स्थितियों पर है, वर्तमान परिस्थितियों पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे देश, पूरे विश्व में अपना एक रुतबा पिछले कुछ दिनों से जो बनाए हैं या जो जाना जाता है, चाहे वो किसी भी वजह से, किसी भी कारणों से जाना जाता हो। ये बड़ी खबर है, मनोनीत किए जाने वाले 5 विधायकों पर आज सुनवाई होगी। ये कांग्रेस की तरफ जो है याचिका दायर की गई थी जिसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। विनोद कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद कुमार जी, अब ये बड़ा मामला बनते हुए जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, 5 मनोनीत विधायक, जो पहले संभावनाएं थी कि बीजेपी की तरफ से सभी 5 विधायक होंगे, मनोनीत होंगे, सभी जो 5 नाम हैं वो भारतीय जनता पार्टी से निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और याचिका दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होने जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं और आधिकारिक प्रक्रिया क्या है? मेरी अभी रविंद्र शर्मा जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है उनसे बातचीत हुई है, मैंने टेलीफोनिकली कंफर्म किया है, उन्होंने कहा है, स्पष्ट तौर पर बताया है कि 52 नंबर केस है जिस केस के तहत सुनवाई होने जा रही है और मनु अभिषेक सिंघवी पैरवी करेंगे इस केस की। मामला यह है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो, डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन हो, उसके मुताबिक 5 विधायकों को, 5 सदस्यों को मनोनीत किया जाना है, लेकिन लगातार विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये पावर्स जो है एलजी को दी गई है, ये सारे अधिकार जो है एलजी को दिए गए हैं, इसलिए कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन ने याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होने जा रही है, जिसकी पैरवी मनु अभिषेक सिंघवी करेंगे, क्योंकि उनको ये है कि वो अपनी जो भी
5 सदस्य होंगे वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले होंगे और उनके पास वोटिंग राइट भी है। वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा दिलवाना चाहते हैं। इस ऐतराज को लेकर के उन्होंने याचिका दर्ज की है और ये बहुत महत्वपूर्ण याचिका है। इस पर देखते हैं सुनवाई में क्या निकल कर आता है। लेकिन विनोद जी, बड़ा सवाल जो लोगों के मन में उठता है साधारण शब्दों में, क्योंकि लोग नहीं समझ पाते इन चीज़ों की, लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो क्या है? क्या वाकई में एलजी अपने हिसाब से जो 5 मनोनीत विधायक होने हैं वो चुने जाएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से चुने जाएंगे या बीजेपी की विचारधारा से चुने जाएंगे, जो आपने कहा? देखिए, ये जो एक्ट बता रहा है हाँ। उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि ये एलजी चुनेंगे गृह मंत्रालय की इच्छा के अनुसार। यानी गृह मंत्रालय की कंसर्न उनसे, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर कि ये 5 विधायक चुने जाने हैं। हमने कुछ रोज पहले व्हाट्सएप में भी देखा था, उनके नाम भी ऑलमोस्ट पब्लिकली हो रहे थे व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से 5 जो चुने या मनोनीत किए जाने वाले सदस्य उनके नाम भी आ रहे थे। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी ये कहता है और साथ साथ में डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन भी कहती है कि 2 आपको कश्मीरी विस्थापितों को मनोनीत करना है, एक आपको पीओजे के से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को मनोनीत करना है। फिर 2 जो ऑलरेडी हमारे एक्ट में लिखा हुआ है कि 2 महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना है, उन महिलाओं को भी करना है। यानी 5 टोटल हैं। और अगर फिगर ज़्यादा होती, मुझे लगता है कि 29 से ज़्यादा फिगर होती या सरकार बनाने की पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी होती तो अभी तक मनोनीत किए जा चुके होते। लेकिन अब देखना यह है कि 52 नंबर केस बड़ा इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में और डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन को सीधा सीधा चैलेंज करने वाला 52 नंबर केस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या सुनवाई आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी समय देने के लिए और हमारे से जुड़ने के लिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो स्थिति बन रही है, जिसमें 5 मनोनीत विधायकों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी और उसके बाद अपना फैसला सुनाएगी कि आखिर किस दल से इन 5 विधायकों को चुना जाएगा। हालांकि अभी तक जो स्थितियां बन रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि बीजेपी से ये 5 नाम हो सकते हैं। इधर जम्मू कश्मीर में अब जल्द बनने जा रही नई सरकार से ग्रामीण हलकों में सेवाएं दे रहे नंबरदारों और चौकीदारों को भी कई उम्मीदें हैं। मात्र 1500 रुपये मानदेय हासिल करने वाले नंबरदारों और चौकीदारों ने अब उनकी भी सुध लेने की जरूरत पर बल दिया है। डोडा में आज नंबरदारों और चौकीदारों की एसोसिएशन की बैठक हो रही है, जिसमें हर कोई यह उम्मीद लगाए बैठा है कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद नई सरकार के वजूद में आने से उनके भी दिन फिरेंगी। तो आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा किस तरह से लोगों की उम्मीदें सरकारों से जुड़ी होती हैं और अब जबकि 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, 6 साल के बाद सरकार बन रही है और अगर 6 साल के बाद सरकार बन रही है तो 6 साल में जो लोगों ने दिलों के अंदर दर्द छुपा कर रखे हैं, जो दिलों के अंदर इस दर्द को दफन करके रखा है, उन दर्द को निकालने का वक्त अब जम्मू कश्मीर के अंदर आ चुका है, क्योंकि अब लोकतांत्रिक सरकार यहां पर बनने हुई नजर आ रही है। विकास मन्हास हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं डोडा से। विकास, नंबरदार, चौकीदार जिनका अहम योगदान होता है एक गांव के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर, चाहे वो किसी भी कार्य में हो, एक महत्वपूर्ण रोल उनका होता है। क्या उनकी मांगे हैं? और आपके साथ भी कई सारे वो जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनसे भी बात करिएगा। जी शीतल, आज इन्होंने टाउन हॉल में मीटिंग रखी हुई थी, चाहे नंबरदार हो या चौकीदार हो, और 13 मांग है इनकी कि कम से कम हमें जो है एक रेगुलाइजेशन एक्ट जो है इन्हें मिल जाए। लेकिन काफी लंबे समय से ये फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो या फिर किसी का करैक्टर या पूरा डाटा गाँव के आसपास से कलेक्ट करना है या कोई फ्लड आ जाए, ये तमाम चीजें जो है लोगों को तैयार करनी है और उसके बाद गवर्नमेंट को देनी है। और ना ही ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। एक तरफ से ये सरकारी मुलाजिम है, लेकिन 1500 जो है इनको मंथली पे मिलती है। चलिए इन्हीं से बात करते हैं और ये क्या कहना चाहते हैं, किस लिए इन्होंने ये मीटिंग भी रखी है। सर, नाम बताएं और किस तरह की ये मीटिंग थी, क्योंकि असेंबली इलेक्शन हुए हैं इससे पहले, और क्या किसी नेता ने आपकी आवाज उठाने की बात भी की? अच्छा, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं चेयरमैन मुकेश बरियार, नंबरदार जम्मू कश्मीर नंबरदार चौकीदारी यूनियन का। मैं ये आज हमने एक दिन की कन्वेंशन बुलाई यहाँ पे, जिसका मुद्दा है, थीम है कि हमें मिनिमम वेज एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग सैलरी दी जाए और प्लस पेंशन
जो लोग रिटायर किए उन्हें पिछले साल, तो एक एमएलए को अगर 1 लाख रुपए का पेंशन का हकदार है, तो क्या एक नंबरदार चौकीदार 1500 का नहीं है? चलिए मेरे साथ क्या है, आप नंबरदार हैं चौकीदार? मैं नंबरदार हूँ। नंबरदार जी, क्या किस तरह का काम रहता है फील्ड में और क्या चीजें रहती हैं आपकी? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि नंबरदार जितने भी विलेज लेवल के कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो नंबरदार उन पूरे डिपार्टमेंट्स का काम जो है अकेला करता है। और उसके बाद जो भी रेवेन्यू विलेज से कलेक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट किया जाता है, वो भी नंबरदार करता है। तो हम चाहते हैं कि हमें भी जो है वो वेजेस दिए जाएं, जो एक मुलाजिम का अधिकार है। हमें भी जो है वो पेंशन जो है वो दी जाए, जो एक मुलाजिम का अधिकार है। अगर हमें कंसीडर किया जाता है कि नंबरदार जो है वो मुलाजिम होते हैं, तो हमें भी जो है हमें वेजेस एक्ट जो बनता है उसके हिसाब से जो हमें हमारे वेजेस दिए जाए। बहुत सारी पार्टियां इस बार असेंबली इलेक्शन में उतरी थी और तमाम जो है काफी सारे दावे भी कर रही थी। क्या इस बार कोई इस तरह का दावा आपसे, कोई किस तरह की बात हुई कि आपको वेजेस बढ़ा दिया जाएगा, या आपकी बात जो है सरकार? ना, ऐसा कोई भी पॉलिटिकल किसी भी लीडर से हमारी कोई बात नहीं हुई, ना ही हमारा मुद्दा जो है किसी ने उठाया है। तो हम चाहते हैं कि हमारा मुद्दा जो है वो स्टेट लेवल तक जाए, गवर्नर साहब तक जाए। जी शीतल, सुना आपने किस तरह से ये डिमांड कर रहे हैं कि कोई भी जो है इनकी डिमांड को नहीं सुन पा रहा है, और काफी लंबे समय से ये 1500 के ऊपर ही काम कर रहे हैं, और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर शामिल भी हो सकते हैं। और एक तरफ से ये जो है सरकारी मुलाजम इनको कहा जाता है, जो 1500 पर पूरा मंथली गुजारते हैं और ना ही कोई दूसरी जॉब भी कर सकते हैं। ऐसे में अगर किसी को तो सरकारी जो योजनाएं आती हैं, जो इम्प्लीमेंट होती हैं केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से, क्या उनका लाभ उन्हें मिल पाता है? चलिए पूछ आइए सर। सर, जो सरकार कोई योजना या केंद्र सरकार से कोई चीजें भेजती है, क्या उसका कोई बेनिफिट आप लोगों को मिलता है? इसमें नंबरदार चौकीदारों को खाली नंबरदार और चौकीदार ही बनाया गया है। बाकी पीएमएवाई उनके घर नहीं मिलते हैं, राशन कार्ड उनको नहीं मिलते हैं, उनका जो जॉब कार्ड वो भी नहीं मिलता है, ना वो ठेकेदारी का कार्ड बना सकते हैं। 1500 1 रुपया 1500 स्टेट गवर्नमेंट, 1 रुपया देती सेंट्रल गवर्नमेंट। चौकीदार को 1500 स्टेट का, सेंटर का मिलता नंबरदारों को 1 रुपया। बाकी इसमें कुछ नहीं है। हाँ, पूछने के लिए 10-10 मुलाजिम हैं। कहीं भी नंबरदार होगा, नंबरदार जी कहाँ हो, क्या कर रहे हो आप? गांव में कोई हादसा होता है तो नंबरदार को आपने फोन नहीं किया, कहां से रिचार्ज करना? आज की डेट में रिचार्ज ही कितना बढ़ाया गया है। ठीक है, आप मुझे एक बात बता। जी जी शीतल, एक और चीज पूछना चाहूँ। मतलब आपने कहा कि आपका राशन कार्ड भी नहीं बन सकता, मतलब राशन कार्ड एपीएल ही रहता है आपका, या बीपीएल बन सकता है? बिल्कुल ही नहीं। देखिए, बिल्कुल जो सरकारी मुलाजिम मतलब इन लोगों को किसी चीज का बाकी बेनिफिट नहीं उठा सकते। एक तरफ से सरकारी मुलाजिम जिस तरह से होते हैं, चाहे फिर उसका राशन कार्ड बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाला, वो भी नहीं बना सकते ये लोग, क्योंकि कई लोग जो हैं गरीब तबके से हैं और चाहते हैं कि सरकार के यानी गवर्नमेंट के खाते में कहीं जाएं, लेकिन एक रेगुलाइजेशन। बिल्कुल विकास, देखिए बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, और इस इतने कम वेतन में वो अपना घर का खर्चा चलाते हैं, गुजारा करते हैं, उनके बहुत मुश्किल है। उम्मीद है कि नई सरकार बनेगी और नई सरकार इस पर जरूर संज्ञान लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। आगे बढ़ेंगे। विजयपुर पुलिस ने चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर चोरी का लाखों का माल बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अतुल और संजय कुमार, दोनों निवासी विजयपुर के रूप में की गई है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 2 बिना नंबर की बाइकों सहित एसी, एलईडी और मोबाइल फोन सहित भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया है। इन दोनों के खिलाफ विजयपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। तो देखिए, चोरी का मामला, और चोरी के बाद अब एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश सांबा पुलिस ने किया है। विजयपुर में ये एक बहुत बड़ा गिरोह जो है उसका पर्दाफाश किया है। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी। और जरा जानने की कोशिश करेंगे, ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋषि, देखिए, सांबा में इस तरह की चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं, चोरी का मामला हो या बाकी चीज़ें हों। ये कितना बड़ा गिरोह था और इसका पर्दाफाश कैसे पुलिस ने किया है? इसके बाद जब पुलिस ने मामला दर्ज किया अलग अलग धाराओं के तहत, उसके बाद पुलिस ने इसमें एक बड़े लेवल पर इंटरवेन करके इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पर तमाम टेक्निकल असिस्टेंस लेते हुए तमाम
जो हेक्टिक एफर्ट्स लगाए गए, जिसमें कुछ कैमरास यानी सीसीटीवी कैमरास की डिटेल्स निकाली गई, फुटेज निकाली गई और उसमें ये देखा गया कि 2 चोरों ने जो है स्कूल के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यहाँ पर काफी कीमती सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गैजेट्स, तमाम ही चीजें यहाँ से चुराई और रफू चक्कर हो गए। और उसके बाद पुलिस ने कुछ सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया। जब सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया उसके बाद सस्टेन क्वेश्चनिंग पुलिस ने शुरू कर दी और क्वेश्चनिंग के दौरान इन्होंने कन्फेस किया और उनकी डिस्क्लोजर के ऊपर ये तमाम रिकवरी पुलिस ने की है और इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हैरानगी की बात इसमें ये सामने आई कि जब इस चोरी की वारदात को पुलिस ने स्वार किया तो पूछताछ के दौरान उसमें कई और चोरियों के खुलासे सामने आना शुरू हो गए और उसमें पुलिस ने बाइक, महंगी बाइक, इनकी रिकवरी की है। तमाम कुछ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आपके घरों के अंदर इस्तेमाल में लाई जाने वाली आइटम, ये तमाम रिकवरी जो वो की है, जिसमें शुरुआती जो अपडेट हमें मिल पाया था कि लगभग 80-90 हजार के बीच में जो पुलिस ने रिकवरी है। ऋषि, क्या ये सिर्फ जिले के दायरे के अंदर चोरियां करते थे या बहुत बड़ा गिरोह था, या जो जिले के आसपास जो बाकी जिले हैं, चाहे वो जम्मू का जिला हो या कठुआ का जिला हो, वहां पर भी ये सक्रिय थे? देखिए, इसमें जो जानकारी मिल पा रही है पुलिस की तरफ से, ये नोटोरियस जो चोर थे जो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये स्कूल में चोरी की वारदात का मामला था, लेकिन जब खुलासे हुए तो इसमें कई अलग अलग जगहों पर जो चोरियों की वारदातें इन्होंने अंजाम दिलाई थी, जिसमें बड़ी रिकवरी जो वो लगभग लाखों रुपए की रिकवरी जो वो पुलिस ने की है, जिसमें मैंने आपको बताया पाइप, एयर कंडीशनर, मिक्सर, ये तमाम जो रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें इस्तेमाल में लाई जाती है घरों के अंदर, वो तमाम रिकवरी पुलिस ने इनसे की है और पुलिस ने आगे भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखा हुआ है। इनकी कुछ और तार ये जो चोरी का सामान होता था, या इसे खुद के इस्तेमाल में लाते थे या फिर इसे बेच देते थे? कोई इस तरह की अपडेट आई है? देखिए, ये सामान को बेचने की कोशिश करते थे, लेकिन कुछ समझदार ऐसे लोग भी होते हैं जो सामान नहीं खरीदते थे, लेकिन इन्होंने एक अपना हाइड आउट बनाया था। उस हाइड आउट को पुलिस ने बस्ट किया है और जब इनका हाइड आउट को बस्ट किया गया है, उसी दौरान ये खुलासे हुआ, वहां से पुलिस ने ये बड़ी रिकवरी की है। यानी चोरी का मामला जो स्कूल वाला था वो तो पुलिस ने सॉल्व किया, लेकिन इसके अलावा भी उनके द्वारा जो ये तमाम अलग अलग वारदातें अंजाम दिलाई गई थी, वहां से पुलिस ने रिकवरी भी की है और अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुक्रिया रखा है, यानी कि इसको आगे भी लगातार जारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, ये तमाम अपडेट के लिए। ऋषि हमारे साथ बने हुए थे हमारे संवाददाता सांबा से, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि आखिर इस वक्त क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। इधर डोडा में एक बार फिर हरा सोना जलकर राख हो गया है। जिले के थलेला इलाके के जंगलों में लगी आग से हर कोई सकते में आ गया है। इस आग ने जंगल में भीषण तबाही मचाई है और करीब 9 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ही दमकल विभाग इस आग पर काबू पा सका है। हालांकि स्थानीय लोगों ने एक बार फिर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। तो देखिए, आपकी जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये डोडा जिला की तस्वीरें हैं, जहां पर जंगलों में जो धूं कर ये धुआं और आग की गुबार नजर आ रहा है। ये डोडा के जंगलों में आग लगी हुई है, जिसको बुझाने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन इस आग के चलते कई सारे वृक्षों का, हमारे पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। जंगलों के पेड़ पौधे इसमें पूरी तरह से धूं कर जल जाते हैं, जो हमारे लिए और आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मैं सीधे उन्हीं के पास जाकर इस वक्त डोडा से ये पूरी जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। वसीम गत्तो इस वक्त बने हुए हैं। वसीम, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। जंगलों का इस तरह का नुकसान होना एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, आने वाले भविष्य के लिए, पर्यावरण के लिए, और भी बाकी सारी चुनौतियां हैं। इससे कैसे निपटने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल चेतन, देखिए, ये थलेला का इलाका है जहां पे लगभग 4 बजे के करीब इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है और रात के लगभग 1 बजे के करीब ये आग जो है बुझाई जाती है। और आप देख लीजिए, बड़े पैमाने पे जहाँ पे ग्रीन गोल्ड का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें बड़ी अहम चीजें कुछ आपको देखने को मिलेगी, जो एक तो फायर सर्विस का अमला किस तरह से इस आग को बुझा रहा है, दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है कंसर्न महकमा यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रात के 10 बजे के करीब वहां पे पहुंचते हैं। तो लापरवाही आप देख लीजिए इस डिपार्टमेंट की कितनी ज्यादा है। ये पहली दफा इस तरह की तस्वीरें आपने देखा था, लास्ट टाइम भी कुछ दिन पहले इस तरह की तस्वीरें अलग अलग एरिया से हमें देखने को मिलती है। तो जो कंसर्न महकमे के लोग हैं उनको अवेयर करना पड़ेगा लोगों को, और साथ साथ खुद अवेयर होना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें टोटल कोई जो है उनकी तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है, कोई भी अवेयरनेस नहीं फैलाई जा रही है, और कोई भी जो कंसर्न महकमे के लोग हैं उन पर नकेल कसना काफी ज्यादा जरूरी था। पहले भी सिविल सोसाइटी ने बताया था, आम जनता ने बताया था कि नकेल कसना जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, कंसर्न महकमे पे उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर आग एरियाज में लगती है
तो किस तरह से फायर सर्विस का अमला उस इलाके के अंदर पहुंचता है। और जहां पे फायर सर्विस का जो अमला है उनसे हमारी जब बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने वसीम देखिए, काफी फायर सर्विस की जिम्मेदारी बाद की है, पहले वन विभाग की जिम्मेदारी है ये देखना, ये जांचना कि आखिर आग कैसे लगती है और आग लगाने वाले लोग कौन हैं, कैसे ये दायरा फैल जाता है। उसको अगर निपटा जाए, नियंत्रण किया जाए तो बात वहां तक नहीं पहुंचेगी। शीतल, मैं उसी बात कर रहा था। फायर सर्विस का अमला का ये मानना है कि हमने बहुत टाइम जो है इनको जो ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि बहुत टाइम तक हमने इनको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन किया, पर उनकी तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। हालांकि कम ही दूर यहाँ हेडक्वार्टर से जो ये इलाका पड़ता है, पर आप देख लीजिए नालायकी कितनी ज्यादा है इस डिपार्टमेंट की है। जो कंसर्न महकमे के लोग हैं वो जल्दी वहां उस इलाके के अंदर पहुंचने चाहिए थे, मगर वो वहां पे नहीं पहुंचे, तब तक काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जागना चाहिए, जो गहरी नींद में इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर 3 से 4 बार इस तरह की खबरें हमने दिखाई तो उनको जागना चाहिए था, कंसर्न महकमे से बातचीत करनी थी और इनकी एक मीटिंग लेनी चाहिए थी, खासकर डिप्टी कमिश्नर डोडा को। पर उनकी तरफ से कोई भी पहल नहीं की जा रही है, नालायकी काफी ज्यादा देखी जा रही है और आम जनता जो इस वक्त सवाल उठाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस खबर के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जागना चाहिए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थोड़ा नकेल कसनी चाहिए और जरूरी काफी ज्यादा है ये। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी के लिए। देखिए डोडा में किस तरह से धूं कर हमारे जंगल जल रहे हैं और जंगलों के जलने से एक तो पेड़ पौधों का नुकसान तो होता ही होता है, उससे निकला हुआ इतना धुआं और धुएं का गुबार हमारे पर्यावरण के लिए किसी जहर से कम नहीं। लेकिन इस जहर को रोकने के लिए ना वन विभाग तैयार है और ना ही फायर स्टेशन, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने कहा, और ना ही प्रशासन इसकी कोई गंभीरता से सुध ले रहा है। ये चीज़ें हमारे समाज के लिए बहुत बड़े नुकसानदेह आने वाले समय में हो सकती है। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।